साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य राजशेखर जी के बारे में, जो कि नाटककार हैं एवं काव्यशास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य के ये नाटककार हैं एवं काव्यशास्त्री हैं। तो देखिए, आइए आचार्य राजशेखर जी की बात करते हैं। देखिए, हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और उनके जो भी काव्यशास्त्र से संबंधित जो भी बातें हैं उसको जानेंगे। आइए जीवन वृत्त की बात करते हैं। तो जीवन वृत्त देखिएगा, वंश की बात करें तो राजशेखर जी का वंश जो है महाराष्ट्र का यायावर क्षत्रिय वंश है। महाराष्ट्र का यायावर क्षत्रिय वंश है। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम शीलवती और पिता का नाम अमात्य ददुक या ददपहक मिलता है। अमात्य ददुक या ददपहक। पूर्वज की बात करें तो अकाल जलद इनके पितामह हैं। अकाल जलद इनके पितामह हैं और सुरानंद तरल और कविराज इनके प्रख्यात कविवंश हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनके वंश में ये सभी प्रख्यात कवि हुए, सुरानंद, तरल और कविराज। पत्नी की बात करें तो पत्नी इनकी अवंती सुंदरी हैं, जो कि चहाड़ कुल की हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, धर्म की बात करें तो राजशेखर जी का धर्म उदार शैव है। देखिए, होता क्या है, हिंदू धर्म में जो हमारा सनातन धर्म है उसमें प्राचीन में 3 मत थे, या कह लीजिए 3 उसमें भाग थे, जिसमें शैव, वैष्णव और शाक्त आते हैं। तो शैव वे हैं जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो महादेव की उपासना करते हैं, जो महाकाल को ईश्वर मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, वे शैव हैं। वैष्णव कौन है? वैष्णव वे हैं जो भगवान विष्णु के अवतारों एवं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। वे वैष्णव भक्त कहलाए। वे वैष्णव संप्रदाय में आए। 3 संप्रदाय हैं, मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए, शैव, शाक्त, वैष्णव। तो शैव वे हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव वे हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और जो शाक्त है, शाक्त जो संप्रदाय है उसमें शक्ति की पूजा की जाती है, जो आदि शक्ति की पूजा की जाती है, जो भी दुर्गा जी की कह सकते हैं पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तो आचार्य राजशेखर क्या थे? ये शैव थे। ये शिव की उपासना करते थे, ये उदार शैव थे। आचार्य राजशेखर जी ने स्वयं को उपाधि भी दिया। तो अपने ग्रंथ बाल रामायण में स्वयं को वाल्मीकि, भर्तृमेंठ और भवभूति का अवतार इन्होंने घोषित किया स्वयं को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनके समय की बात करते हैं तो राजशेखर जी का समय जो है 10वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है। इनका समय लगभग 900 ईस्वी माना जाता है। इनके पूर्ववर्ती आचार्यों में उद्भट और आनंदवर्धन का नाम मिलता है। आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्भट जो है लगभग 800 ईस्वी के हैं और आनंदवर्धन लगभग 850 ईस्वी के हैं, और राजशेखर जी जो है 900 ईस्वी के हैं। इन दोनों पूर्ववर्ती आचार्यों का, पूर्ववर्ती मतलब जो इनके पहले के आचार्य हैं, मतलब उद्भट और आनंदवर्धन का, इन्होंने अपने ग्रंथ, राजशेखर जी ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इन दोनों का उल्लेख किया है। और देखिए, इधर परवर्ती लिखा है, ये रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं कह लीजिए। यशस तिलक चंपू जो कि 960 ईस्वी का है, और तिलक मंजरी जो कि 1000 ईस्वी का है। इन ग्रंथों में राजशेखर की लोकप्रियता का उल्लेख
मिलता है। अब हम बात करेंगे साथियों आगे कि राजशेखर जी को राज्याश्रय किसका प्राप्त था। तो ये देखिए राज्याश्रय कन्नौज के प्रतिहार राजा, ये देखिएगा राज्याश्रय कन्नौज के प्रतिहार राजा निर्भय राज या महेंद्रपाल, जो कि 873 से 907 ईस्वी शासनकाल है, और उनके पुत्र महीपाल 914 ईस्वी के आश्रित कवि आचार्य राजशेखर थे। कर्पूर मंजरी में स्वयं को निर्भय का गुरु बताया। इन्होंने अपने ग्रंथ कर्पूर मंजरी में स्वयं को निर्भय का गुरु अर्थात निर्भय राज का गुरु बताया। आगे बढ़ते हैं। राजशेखर का कृतित्व, मतलब राजशेखर जी की रचनाओं की बात करते हैं। तो देखिए राजशेखर जी की रचनाओं की अगर हम बात करें तो थोड़ा इनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक सृजनात्मक साहित्य देख लीजिए, एक शास्त्रीय साहित्य देख लीजिए। तो सृजनात्मक साहित्य में इनके 4 प्राप्त नाटक मिलते हैं। ऐसे भी समझ लीजिए कि राजशेखर जी की रचनाएं हमको देखना है जिसमें 4 हमें जो प्राप्त नाटक हैं, मतलब जो नाटक मिले हुए हैं। तो वो 4 प्राप्त नाटक कौन कौन से हैं? तो बाल रामायण, बाल भारत, विद्धशालभंजिका और कर्पूर मंजरी। और 2 नाटक हैं जो अप्राप्य हैं, जो अभी नहीं मिले हैं। तो 2 अप्राप्य नाटकों में हर विलास और एक अज्ञात है जिसका नाम नहीं अभी पता चला। शास्त्रीय साहित्य की बात करें तो इसमें देखिए प्रौढ़ एवं अंतिम कृति, पहली प्रौढ़ एवं अंतिम कृति है काव्य मीमांसा, जिसमें साहित्यिक समीक्षा और कवि कर्तव्यों के बारे में वर्णन है, इसीलिए इसको साहित्यिक समीक्षा और कवि कर्तव्यों का विश्वकोश भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। 4 प्रमुख नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन। तो थोड़ा सा इनके नाटकों की हम बात करते हैं। तो देखिए बाल रामायण नाटक है जो कि ये रूपक का प्रकार, तो ये महानाटक है। इसमें अंक 10 हैं। कथानक की बात करें तो इसमें राम कथा है। विशेष तथ्य की बात करें तो रावण के प्रति सहानुभूति है। रावण को इन्होंने प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। इन्होंने प्रेमी के रूप में रावण का चित्रण किया है। लंबे छंदों श्रगधरा, शार्दूल, विक्रीडित, ये दोनों छंद इनका प्रयोग मिलता है इस बाल रामायण नाटक में। देखिए दूसरे नाटक की बात करें तो बाल भारत है, जिसको प्रचंड पांडव भी कहते हैं। रूपक का प्रकार की बात करें तो ये भी नाटक है, ये नाटक है। अंक की बात करें तो इसमें 2 अंक प्राप्त हैं, प्राप्त मतलब 2 अंक मिलते हैं। कथानक की बात करें तो महाभारत द्रौपदी स्वयंवर से चीरहरण तक का कथानक इसमें मिलता है। यह एक अपूर्ण रूप में प्राप्त नाटक है। अब आगे बात करते हैं विद्धशालभंजिका की। तो विद्धशालभंजिका की बात करें तो ये देखिए नाटिका है। रूपक का प्रकार की बात करें तो नाटिका है। अंक की बात करें तो 4 हैं। इसका कथानक है राजकीय प्रणय क्रीड़ा। विशेष तथ्य की बात करें तो रत्नावली के तुल्य मूर्ति, विद्धशालभंजिका और स्वप्न दर्शन का रहस्य, इसी के बारे में इसमें वर्णन। अभी थोड़ा हम डिटेल से बताएंगे इसमें क्या कहानी वगैरह है, अभी तो ऐसे शॉर्टकट में थोड़ा सा देख रहे हैं। कर्पूर मंजरी को देखें तो ये रूपक का प्रकार षट्टक है। इसमें 4 अंक है। चंडपाल और कर्पूर मंजरी की कथा है, कथानक इसमें। विशेष तथ्य की बात करें तो पूर्णतः प्राकृत भाषा में रचित ये रचना है, ये नाटक है और ऐतिहासिक प्रयोग है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम यही 4 नाटकों की बात की है। यहाँ जो 4 नाटक भी देखे थे जो कि प्राप्त नाटक हैं, बाल रामायण,
बाल भारत, विदुषाल भंजिका और कर्पूर मंजरी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। विदुषाल भंजिका की कथा वस्तु, भ्रम और प्रणय का चक्र। जो विदुषाल भंजिका है उसकी कथा वस्तु की हम बात करें तो देखिए, कूटनीति की शुरुआत होती है। कूटनीति की शुरुआत लाट नरेश चंद्र वर्मा अपनी पुत्री मृगांकावली को बालक मृगांक वर्मन घोषित कर सम्राट विद्याधर मल्ल की रानी के पास भेजता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सभी को दिख भी रहा होगा, ये देखिए। कूटनीति की शुरुआत लाट नरेश चंद्र वर्मा अपनी पुत्री मृगांकावली को बालक मृगांक वर्मन घोषित कर सम्राट विद्याधर मल्ल की रानी के पास भेजता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। मंत्री की योजना। मंत्री भागद रायण को सत्य ज्ञात है। मंत्री भागद रायण को सत्य ज्ञात है। वह राजा और मतलब उसको पता है, सत्य का ज्ञान है। किस सत्य का ज्ञान है? कि उन्होंने अपनी पुत्री को बालक घोषित कर सम्राट विद्याधर मल्ल की रानी के पास भेजा है। मंत्री भागद रायण को सत्य ज्ञात है, वह राजा और मृगांक वर्मन के बीच प्रणय उत्पन्न करने की योजना बनाता है, क्योंकि इस कन्या से विवाह करने वाला सार्वभौम राजा बनेगा। सार्वभौम राजा से यहाँ ये तात्पर्य है कि बड़ा राजा एक बनेगा, वो सभी जगहों का राजा बनेगा, कुछ इस टाइप से। फिर देखिए स्वप्न और मूर्ति दर्शन। ये देखिए स्वप्न और मूर्ति दर्शन। तो राजा स्वप्न में एक सुंदरी को देखता है और चित्रशाला में उसकी मूर्ति, मतलब विदुषाल भंजिका, चित्रशाला में उसकी मूर्ति, इसको विदुषाल भंजिका कहते हैं, देखकर अनुरक्त हो जाता है। अनुरक्त होने वाला प्रेम उसको हो जाता है। उस मूर्ति को जब देखता है, अपने राजा पहले स्वप्न में एक सुंदरी को देखता है और फिर चित्रशाला में उसकी मूर्ति विदुषाल भंजिका, उसको देखकर अनुरक्त हो जाता है। रानी का फिर प्रतिशोध। आगे कहानी देखिए। रानी ईर्ष्यावश बालक रूपी मृगांक वर्मन से राजा का विवाह कराकर उसे धोखा देना चाहती है। जो रानी है वो ईर्ष्यावश बालक रूपी मृगांक वर्मन से राजा का विवाह कराकर उसे धोखा देना चाहती है। ये देखिए। अब आगे देखते हैं, फिर आगे क्या होता है। अंतिम परिणति। तो अंतिम परिणति में क्या होता है, विवाह के समय रहस्य खुलता है कि बालक वास्तव में कन्या है। वही बालक जो अभी शुरू में हम पढ़े थे। बाद में पता चलता है कि बालक वास्तव में कन्या है। रानी स्वयं धोखा खा जाती है और अंततः राजा का विवाह मृगांकावली और कुवलय माला से हो जाता है। ये इसकी स्टोरी थी शॉर्टकट में। थोड़ा सा एक बार और इसको देख लीजिए। कूटनीति की शुरुआत होती है। लाट नरेश चंद्र वर्मा अपनी पुत्री मृगांकावली को बालक मृगांक वर्मन घोषित करते हैं और सम्राट विद्याधर मल्ल की रानी के पास भेजते हैं। फिर मंत्री की योजना होती है। मंत्री की योजना तो भागद रायण को सत्य ज्ञात होता है। वह राजा और मृगांक वर्मन के बीच प्रणय उत्पन्न करने की योजना बनाता है, मतलब प्रेम उत्पन्न करने की योजना बनाता है, क्योंकि इस कन्या से विवाह करने वाला सार्वभौम राजा बनेगा। उसको पता रहता है कि वो पुत्री है, वो कन्या है, तो उससे विवाह हो जाए। तो इसीलिए वो मंत्री भागद रायण जो है सत्य जानता ही रहता है, तो इसीलिए वह राजा और मृगांक वर्मन के बीच प्रेम उत्पन्न करने की योजना बनाता है। फिर उसके बाद स्वप्न और मूर्ति दर्शन। तो राजा स्वप्न में एक सुंदरी को देखता है, चित्रशाला में उसकी मूर्ति विदुषाल भंजिका देखकर अनुरक्त हो जाता है। अनुरक्त होने का मतलब प्रेम हो जाता है। फिर रानी का प्रतिशोध। तो रानी ईर्ष्यावश बालक रूपी मृगांक वर्मा
मृगांकवर्मन से राजा का विवाह कराकर उसे धोखा देना चाहती है। ईर्ष्यावश वो बालक रूपी जो मृगांकवर्मन है, जो बालक बना था पुत्री से, मतलब जिसको बनाए थे, तो उसी से विवाह कराकर रानी चाहती हैं कि उसी से विवाह हो जाए। फिर अंतिम परिणित में क्या होता है, मतलब अंत में क्या होता है, तो विवाह के समय रहस्य खुल जाता है और बालक जो है वास्तव में कन्या है। रानी स्वयं धोखा खा जाती हैं और अंततः राजा का विवाह मृगांकावली से हो ही जाता है और कुलयमाला से हो जाता है। तो अंततः राजा का विवाह मृगांकावली और कुलयमाला से हो जाता है। यही इसका स्टोरी था, ज़्यादा इसमें अब पढ़ना नहीं है, बस समझ लिए, थोड़ा सा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कर्पूर मंजरी, थोड़ा सा उसको समझेंगे तो समझ में आएगा। कर्पूर मंजरी की बात करें तो देखिए, एक ऐतिहासिक षट्टक कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी भारतीय साहित्य का आद्योपांत प्राकृत में रचित एकमात्र उपलब्ध नाटक है। इसको याद रखिएगा, भारतीय साहित्य का आद्योपांत प्राकृत में रचित, प्राकृत भाषा में रचित एकमात्र उपलब्ध नाटक है। इसमें देखिए, इसकी विशेषताएं देख लीजिए, क्या इसमें थोड़ा सा है चीज़ें। तो प्रस्तावना में नवीनता है। नांदी के पश्चात सूत्रधार के स्थान पर स्थापक का प्रवेश होता है। षट्टक रूपक की बात करें तो यह नाटक नाटिका के तुल्य है, परंतु इसकी भाषा पूर्णतः प्राकृत है। प्रवेशक और विष्कंभक का पूर्ण अभाव है। मतलब कर्पूर मंजरी नाटक की हम विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। प्रस्तावना में नवीनता है, षट्टक रूपक है, प्रवेशक और विष्कंभक का पूर्ण अभाव है। स्त्री अभिनय, नाटक की प्रस्तावना से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्रियां ही करती थीं। नाटक की प्रस्तावना जो है उससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि उस समय स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्रियां ही करती थी। जवनिका का प्रयोग मिलता है। प्रत्येक अंक को जवनिकांतर कहा गया है। रंगमंच के पर्दे के अर्थ में जवनिका शब्द का यह सर्वप्रथम प्रयोग है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा, रस और लोक तत्व की बात करें तो प्राकृत का माधुर्य। राजशेखर का प्रसिद्ध कथन है कि सुकुमारता की दृष्टि से प्राकृत और संस्कृत में उतना ही भेद है जितना स्त्री और पुरुष में। ये कथन याद रखिएगा कि राजशेखर का प्रसिद्ध कथन है कि सुकुमारता की दृष्टि से प्राकृत और संस्कृत में उतना ही भेद है जितना स्त्री और पुरुष में। देशज शब्द और लोकोक्तियाँ, तो संस्कृत नाटकों की परिपाटी तोड़कर अनेक देशज शब्दों का प्रयोग जो बाद में हिंदी में आए। चट, चाटना, खड़ंतीय, खिड़की, कढ़ल, ढीला। हास्य और लोक नृत्य, नृत्य चरचरी नामक हाव भाव प्रधान लोक नृत्य का समावेश है। थोड़ा सा देखिए, प्राकृत का माधुर्य में देखिए, पद्य में महाराष्ट्री और गद्य में शौरसेनी प्राकृत का उत्कृष्ट प्रयोग मिलता है। देशज शब्द और लोकोक्तियाँ में देखिए, तो लोकोक्तियाँ में द्राक्षा रसो न मदिरायते शर्करा भी, अंगूर का रस शक्कर मिलाने से मदिरा नहीं बन जाता। ये इसमें लोकोक्ति मिलती है कि अंगूर का जो रस है उसमें शक्कर मिलाने से मदिरा नहीं बन जाता है। द्राक्षा रसो न मदिरायते शर्करा भी। हास्य और लोक नृत्य की बात करें तो उसमें अभी देखे ना कि नृत्य चरचरी नामक हाव भाव प्रधान लोक नृत्य का समावेश। हास्य रस देखिए, तो तृतीय अंक में विदूषक, विदूषक जो भी होता है जानते ही होंगे संस्कृत साहित्य में। अब इतना छोटी बातें तो बताने की जरूरत है नहीं। विदूषक राजा का जो है मनोरंजन वगैरह करता था, तो वही विदूषक होता था। जैसे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में माढ़व्य नामक विदूषक है, तो वही। तो तृतीय अंक में विदूषक का विनोदपूर्ण
वही विनोदपूर्ण हंसी मजाक। स्वप्न वर्णन राजा की स्मरण क्रीड़ा के साथ एक अनूठा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। अब आगे देखते हैं। सृजन से शास्त्र की ओर। नाटकों की अपार सफलता के पश्चात राजशेखर ने साहित्य समीक्षा के इतिहास में एक ऐसा ग्रंथ रचा जिसने उन्हें अलंकार शास्त्र में गौरवमय स्थान दिलाया, जो कि काव्य मीमांसा है। काफ़ी इसमें शुद्ध जो है हिंदी का प्रयोग है, तो समझ जाएंगे वैसे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत साहित्य के जो विद्यार्थी हैं और वो सब शुद्ध समझना चाहते हैं। तो देखिए, राजशेखर जी जो थे, नाटकों की अपार सफलता के बाद, मतलब नाटक इन्होंने लिखा, नाटकों में अपार सफलता पाई, उसके बाद राजशेखर जी ने साहित्य समीक्षा के इतिहास में एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसने उन्हें अलंकार शास्त्र में गौरवमय स्थान दिलाया, जो कि हम लोग आज आचार्य राजशेखर कहते हैं। वो यही ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। संभवतः उनकी अंतिम एवं प्रौढ़ कृति है, जो कि 18 अध्यायों में है। एक अद्भुत शास्त्र है। शास्त्र की उत्पत्ति और विभाजन थोड़ा सा देखिएगा। शास्त्र की उत्पत्ति की बात करें तो शास्त्र संग्रह अध्याय 1 देखिए। शिव फिर ब्रह्मा, ऐसा माना जाता है। शिव को ज्ञान था, फिर ब्रह्मा को मिला, फिर 18 ऋषि, 18 अलग ग्रंथ, फिर राजशेखर द्वारा एक ही ग्रंथ काव्य मीमांसा में उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया गया। संक्षिप्तीकरण का मतलब उसको एक छोटा सा रूप दे दिया गया। शास्त्र निर्देश की बात करें तो अध्याय 2 वांग्मय का विभाजन। वांग्मय तो इसमें काव्य और शास्त्र। शास्त्र में फिर पौरुषेय और अपौरुषेय होता है। पौरुषेय में पुराण, मीमांसा और 18 स्मृतियाँ आती हैं, और अपौरुषेय ग्रंथ में 4 वेद आते हैं, उपवेद और 6 वेदांग, ऐसा माना जाता है। पौरुषेय रचनाएं, अपौरुषेय रचनाएं, ये आपने पढ़ा होगा। किसी का अगर इतिहास विषय है तो वैदिक काल में हम सभी पढ़ते ही हैं कि जो है वेद जो है अपौरुषेय ग्रंथ हैं, अर्थात इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। तो वही अपौरुषेय, वही वाला शब्द है। राजशेखर का क्रांतिकारी मत देखिए, अलंकार शास्त्र को 7वां वेदांग मानना चाहिए। इनका मत था कि जो अलंकार शास्त्र है उसको 7वां वेदांग मानना चाहिए, क्योंकि 6 वेदांग हैं, तो 7वां जो है अलंकार शास्त्र को मानना चाहिए। इनका ऐसा मत था। वे 6 वेदांग कौन कौन से हैं? यही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो उसके बाद 7वां अलंकार शास्त्र को मानना चाहिए, ऐसा इनका मत था। आगे देखिए, काव्य पुरुष की उत्पत्ति, कविता की शारीरिक संरचना अध्याय 3 में मिलता है। देखिए थोड़ा सा, इसमें देखिए, देवी सरस्वती से उत्पन्न काव्य पुरुष, जिसका विवाह साहित्य विद्यावधू से वत्सगुल्म नगर में हुआ, तो काव्य पुरुष का राजशेखर द्वारा अद्भुत मानवीकरण किया गया है। इन्होंने मानवीकरण करके इसे बताया है, थोड़ा सा समझिएगा। तो देखिए, मुखः संस्कृत, बाहु प्राकृत, उर मतलब हृदय ऑब्लिक छाती, मिश्रित भाषा, आत्मा रस और जघन अपभ्रंश है। मुख संस्कृत है, बाहु प्राकृत है, उर मिश्रित भाषा है, आत्मा रस है, जघन मतलब चंगा जिसको कहते हैं वो अपभ्रंश है, पैर पैसाची है, और रोम छंद है, शरीर शब्द और अर्थ है,
आभूषण, अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार हैं। इन्होंने काव्य पुरुष की उत्पत्ति, कविता की शारीरिक संरचना को अध्याय 3 में बताया, जिसमें इन्होंने देवी सरस्वती से उत्पन्न काव्य पुरुष का राजशेखर द्वारा अद्भुत मानवीकरण किया गया है। तो उन्होंने एक मतलब कि रूप बना करके बताया। थोड़ा सा देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। पद वाक्य विवेक कवि बनने हेतु, अध्याय 4। अन्य आचार्यों का मत था कि समाधि और अभ्यास। यायावरीय राजशेखर जी का मत था शक्ति, केवल शक्ति ही काव्य का एकमात्र हेतु है। केवल शक्ति ही काव्य का एकमात्र हेतु है। इसी शक्ति से प्रतिभा जन्म लेती है और व्युत्पत्ति आती है, इनका मानना था। आगे बढ़ते हैं। कवियों का विश्वकोश, काव्य मीमांसा का विस्तार। तो चौथे तक तो हमने समझ ही लिया, अध्याय 4 तक। कुल इसमें 18 अध्याय हैं, तो उनको अब थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टकट में। तो अध्याय 5 से 7 में, ये देखिएगा, अध्याय 5 से 7 में काव्य पाक कल्प, काव्य की परिपक्वता और पाठ प्रतिष्ठा है। और अर्थ और व्याप्ति अध्याय 8-9 में है। काव्यार्थ योनि और अर्थ व्याप्ति का सूक्ष्म विश्लेषण है। अध्याय 10 में दिनचर्या, कविचर्या और राजचर्या, कवियों और राजाओं का दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए, इस बारे में कहा गया है। तत्पश्चात 11 से 13 में पूर्ववर्ती कवियों के अभिप्राय को समझना और ग्रहण करना। और अध्याय 14 से 16 में कवि समय की बात की गई है। प्रकृति और भूगोल से जुड़ी काव्य परंपराओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। देश और काल अध्याय 17 और 18 में है। तो देश विभाग मतलब भूगोल और काल विभाग समय ऋतुओं का काव्य में कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके बारे में वर्णन मिलता है। आइए निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। कवि शिक्षा संप्रदाय के स्वतंत्र प्रवर्तक राजशेखर की काव्य मीमांसा पूर्ववर्ती अलंकार ग्रंथों से एकदम विलक्षण है। पूर्ववर्ती अलंकार ग्रंथों मतलब जो पहले के अलंकार ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उन ग्रंथों से एकदम विलक्षण है। उन्होंने केवल काव्य का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि कवि कैसे बने इसका एक व्यवहारिक मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सिर्फ काव्य का ही विश्लेषण नहीं किया, बल्कि कवि कैसे बना जाए उसके लिए उन्होंने एक व्यवहारिक मार्ग को प्रशस्त किया। आइए देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, कवि शिक्षा संप्रदाय। आगे देख लीजिए। परवर्ती प्रभाव, बाद में क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजशेखर के बाद क्षेमेंद्र, अमर सिंह, अमरचंद और देवेश्वर जैसे विद्वानों ने इसी कवि शिक्षा परंपरा को आगे बढ़ाया। यही ध्वनि, रस, अलंकार संप्रदाय। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। युग प्रवर्तक, आचार्य, मुख्य बिंदु, कुछ इनके बारे में और बात करते हैं। दुरंगी प्रतिभा। दुरंगी मतलब दो प्रतिभा, दो रंग की प्रतिभा थी आचार्य राजशेखर के अंदर। महान यायावरवंशी कवि कन्नौज के राजगुरु थे, जिन्होंने नाटकों और शास्त्र दोनों में सर्वोच्च शिखर छुआ। इसीलिए इनको हम कवि भी बोल सकते हैं और आचार्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नाटक तो लिखा ही, तो इस हिसाब से कवि हुए। और इन्होंने काव्य शास्त्र का जो वर्णन किया है, तो काव्य शास्त्र में कवि का सिद्धांत दिया, कवि कैसा होना चाहिए। और इन्होंने जो भी सिद्धांत दिया काव्य शास्त्र से संबंधित, इस कारण से इन्हें आचार्य कहा जाता है, और नाटक के कारण इन्हें कवि। तो इनके अंदर दुरंगी प्रतिभा थी, दो प्रकार की प्रतिभा थी। अब आते हैं रंगमंच के क्रांतदर्शी। कर्पूर मंजरी सट्टक के माध्यम से प्राकृत साहित्य, लोक भाषा, देशज शब्द और स्त्री अभिनय को रंगमंच पर इन्होंने स्थापित किया। प्रथम कवि शिक्षक। काव्य मीमांसा के माध्यम से अलंकार शास्त्र को 7वां वेदांग सिद्ध किया और भारतीय साहित्य में कवि शिक्षा संप्रदाय की स्वतंत्र नींव रखी इन्होंने, आचार्य राजशेखर जी।
ये देखिए कवि शिक्षा संप्रदाय, इसकी इन्होंने स्वतंत्र नींव रखी। रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। संस्कृत साहित्य के युग प्रवर्तक, काव्य नाटक और कवि शिक्षा के जनक, 10वीं शताब्दी के यायावर क्षत्रिय विद्वान का जीवन, कृतित्व और साहित्यिक दर्शन। तो देखिए जीवन वृत्त, एक परिचय। देखिए वंश, महाराष्ट्र के यायावर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न एक महाकवि वंश परंपरा, पूर्वज इनके अकाल जलद जो कि पितामह थे, सुरानंद, तरल, कविराज। माता पिता में तो पिता इनके अमात्य दुंदुक या दुहिक, माता शीलवती। स्वयं की दृष्टि तो बाल रामायण में स्वयं को वाल्मीकि, भर्तृमेंठ और भवभूति का अवतार बताया है। पत्नी की बात करें तो चौहान कुल की विदुषी अवंती सुंदरी, धार्मिक आस्था, उदार शैव थे और बहुश्रुत विद्वान थे। शैव थे, अभी बात ही हम लोगों ने किया ही था। ऐतिहासिक कालाक्रम तो वही लगभग 900 ईस्वी माना जाता है। 10वीं शताब्दी का प्रथम चरण, मतलब इनका जो समय है यही माना जाता है। इनके पूर्ववर्ती में जो है उद्भट, आनंदवर्धन, इनका उल्लेख इन्होंने किया है। और ये दो ग्रंथों में इनका जो है लोकप्रियता का उल्लेख मिलता है। आश्रयदाता में वही कन्नौज के प्रतिहार राजा निर्भय राज, इनको महेंद्रपाल, और उनके पुत्र महीपाल के आश्रित थे। स्वयं को निर्भय राज का गुरु बताया है इन्होंने। कृतित्व एवं एक विहंगम दृष्टि, तो थोड़ा सा ये देख लीजिए थोड़ा सा। तो बाल रामायण में 10 अंक, बाल भारत या प्रचंड पांडव में 2 अंक उपलब्ध हैं। ये इनका नाटक है। और कर्पूर मंजरी में 4 अंक हैं, विदुषाल वंजिका में 4 अंक हैं। काव्यशास्त्र से जो संबंधित इनका ग्रंथ है वो काव्य मीमांसा है, कवियों का इसे विश्वकोश कहते हैं। इसमें 18 अध्याय हैं। इसके अतिरिक्त हरविलास और एक अज्ञात नाटक माना जाता है जो अभी अप्राप्य है। ये सब अभी हमने चर्चा किया ही था, बस रिवीजन करना है। और देख लीजिए ये महाकाव्य नाटक, पौराणिक कथाओं का पुनर्सृजन। तो बाल रामायण, इसमें 10 अंकों का महानाटक है। इसमें छंदों में शार्दूल विक्रीडित और श्रद्धरा जैसे लंबे छंद हैं। कथा राम कथा है। विशिष्टता इसमें क्या है कि बाल रामायण में ऐसा क्या विशेष है, तो विशेष वही है, रावण को एक प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है और उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। बाल भारत जो प्रचंड पांडव है, इसमें क्या है तो केवल 2 अंक प्राप्त होता है। विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है छंदों का। कथा वही द्रौपदी स्वयंवर, द्यूत और द्रौपदी चिरण घटनाएं हैं। विशिष्टता तो महाभारत की घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण किया गया है। कर्पूर मंजरी तो सट्टक का चमत्कार, कथासार जानते ही हैं। राजा चंडपाल और कुंतल राजकुमारी कर्पूर मंजरी की प्रणय कथा है। राजा चंडपाल और कुंतल राजकुमारी कर्पूर मंजरी की प्रणय कथा है। भाषा की बात करें तो पूर्णतः प्राकृत भाषा में, भारतीय साहित्य में आद्योपांत प्राकृत में रचित एकमात्र उपलब्ध नाटक है। शैली नृत्य प्रधान नाटक है। 4 अंकों का रूपक है। अन्य बातों में शास्त्रीय नाटिका के तुल्य होता है। नाट्यकला में 7 प्रमुख नवाचार, तो वही नवाचार अभी देखे ही थे। पूर्ण प्राकृत, पहला नाटक जो पूरी तरह प्राकृत में है। और स्थापक का प्रवेश, नांदी के बाद सूत्रधार की जगह यहाँ पे स्थापक आकर श्लोक कहता है, विशेष है। स्त्री पात्र, तो स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्रियाँ ही करती थीं। सीधी कथा, प्रवेशक और विष्कंभक का प्रयोग नहीं हुआ है। चरचरी नृत्य, हाव भाव प्रधान चरचरी नृत्य का प्रयोग है। जवनिकांतर, अंकों का नाम जवनिकांतर है। लोक संस्कृति तो भाषा विज्ञान और ग्राम गीतों के लिए पर्याप्त सामग्री। प्राकृत से हिंदी तक का सेतु। राजशेखर जी का कथन है कि सुकुमारता की दृष्टि से प्राकृत और संस्कृत में उतना ही भेद है जितना स्त्री और पुरुष में। तो सौरसेनी और महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग। चटक तो उसका हुआ चाटना। खड़ंती खिड़की, कढ़ल ढीला, कहीं भी। लोकोक्तियाँ, तो लोकोक्तियों में ये देखिए, द्राक्षा रसो न मधुरायते शर्कराभि इदम तद शीसे सर्पोदेशांतरी वैद्य। तो ये है। भ्रम का जाल, तो विदुषाल भंजिका का कथानक अभी देखे ही। तो विदुषाल भंजिका में
जो भी कहानी है अभी हम लोग देखे ही थे। बाकी अब जो है इसमें लास्ट में क्या होता है बस उतना ही याद रख लीजिए। अंततः स्वयं रानी धोखा खा जाती हैं और मृगांकावली और कुलयमाला दोनों का विवाह सम्राट से हो जाता है। काव्य मीमांसा की बात करें तो काव्य का विश्वकोश है। परंपरा इसकी शिव से ब्रह्मा को ज्ञान हुआ, ब्रह्मा ने 18 लेखकों के 18 ग्रंथ बनाए, फिर राजशेखर ने एक ही ग्रंथ में 18 अध्यायों को संकलित कर दिया। इसका प्रथम अध्याय काव्य मीमांसा का शास्त्र संग्रह है। विलक्षण रूपरेखा तो पूर्ववर्ती अलंकार ग्रंथों से एकदम अलग है और स्वतंत्र रचना है। उद्देश्य यह कवि के लिए उपयोगी जानकारी देने वाला एक विश्वकोश है। प्रौढ़ कृति है राजशेखर जी की, यह उनकी अंतिम और सबसे प्रौढ़ साहित्य शास्त्रीय रचना है। फिर ये देखिए वांग्मय का वर्गीकरण अध्याय 2 में, वही शास्त्र काव्य अपौरुषेय पौरुषेय पौरुषेय में ये सभी ग्रंथ हैं। देखिए अपौरुषेय में ये हैं 4 वेद उपवेद, अभी हमने बताया था वही चीज़ है। और फिर अध्याय 3 में देखिए काव्य पुरुष का शरीर विज्ञान की बात इन्होंने की है। वही जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, वही सेम ही है इस PDF में भी, बस थोड़ा सा देख लीजिए। कवि बनने की शर्तें इन्होंने बताई, व्युत्पत्ति प्रतिभा समाधि अभ्यास। तो राजशेखर जी के अनुसार काव्य का एकमात्र हेतु प्रतिभा है, इसी से व्युत्पत्ति आती है, इनका मानना। जबकि अन्य विद्वान कई तत्वों की मांग करते हैं, राजशेखर प्रतिभा को कविता की सर्वोच्च और एकमात्र इंजन मानते हैं। प्रतिभा को कविता का सर्वोच्च और एकमात्र इंजन राजशेखर जी मानते हैं। यही देखिए 18 अध्याय। फिर अंतिम विरासत, एक नवीन संप्रदाय का जन्म, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय को मिला के राजशेखर का नवाचार कवि शिक्षा संप्रदाय बना। राजशेखर इस स्वतंत्र कवि शिक्षा संप्रदाय के जनक हैं। उनकी इस नींव पर आगे चलकर क्षेमेंद्र, हरि सिंह और अमरचंद्र और देवेश्वर जैसे महान विद्वानों ने ग्रंथ रचे। इसके आगे देख लीजिए, एक ऐसा युग प्रवर्तक जिसने केवल कविता नहीं रची बल्कि यह सिखाया कि कवि कैसे जन्म लेते हैं। अंततः साथियों, मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहूँगा। आज आचार्य राजशेखर जी की हम सभी ने बात किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य आचार्य या संस्कृत का किसी अन्य आचार्य या संस्कृत के कोई अन्य कवि को लेकर। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी इतनी देर तक बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।